मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको मार्क्स के दर्शन की आलोचना के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में बताऊंगा, या फिर कहना चाहिए कि मार्क्सवाद की आलोचना या मार्क्स के विचारों की आलोचना के बारे में कि वो कौन कौन से आधार हैं जिसको लेकर आलोचना की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन की आलोचना विभिन्न लेखकों तथा दार्शनिकों ने की है। मार्क्सवादी दर्शन की आलोचना विभिन्न लेखकों, अनेकों लेखकों तथा दार्शनिकों ने की है। इनमें से पूंजीवादी वर्ग के लेखक कार्ल पॉपर, बर्नस्टीन, काउस्टकी जैसे संशोधनवादी तथा कीन्स जैसे अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। तो जो प्रमुख आलोचक हैं, आलोचक विद्वान या लेखक हैं, दार्शनिक हैं, वो हैं कार्ल पॉपर, बर्नस्टीन, काउस्टकी। और भी हैं पर ये प्रमुख हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विद्वान हैं, लेखक हैं, इन्होंने कोई काल्पनिक आधार पर आलोचना नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर इसकी आलोचना की है। और वो आलोचना निम्न आधारों पर की है। जैसे पहला है मुक्त समाज का दुश्मन। कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध रचना, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, दी ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो ये कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक में, रचना में ये बताया है कि वो है मुक्त समाज का दुश्मन है। दूसरा है हिंसा को बढ़ावा देना। मार्क्सवाद क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है। वर्ग संघर्ष का प्रचार करके वर्ग सहयोग की संभावनाएं समाप्त कर देना चाहता है। तो इसमें इन लोगों ने इसको, जो उक्त विद्वान हैं, लेखक हैं, क्या आधार बनाया है। जैसे मार्क्सवाद की थ्योरी में है कि इसमें क्रांति का सहारा लिया जा सकता है। और वो क्रांति का सहारा क्यों लिया जाता है? क्योंकि जो पूंजीवादी वर्ग है, पूंजीपति है, उसका साम्राज्य है वो शोषण पर आधारित है। अर्थात जो भी पूंजीपति, उसके पास जो पूंजी है वो किसी अन्य लोगों का या मजदूरों का उसमें अंश है, हक है। तो वो कहते हैं कि वो आपको पूंजीपति सहज में देंगे नहीं, तो वो उसमें खून खराबा भी संभव है। वो देना नहीं चाहते हैं, हम लेकर रहेंगे, क्योंकि उसमें उनके पास जो भी पूंजी है उसमें मजदूर का खून पसीना लगा हुआ है। तो मार्क्स कहता है कि आपका उस पर अधिकार करने को आपको अधिकार है। जो भी है उनके पास, उसका जो महल है, खेत है, कारखाना है, मिल है, जो भी
एक पूंजी के रूप में है, उस पर आपको अधिकार करने का, वो ये लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, तो इस बीच में क्रांति संभव है। और फिर एक जो बड़ी बात है वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि विश्व में और प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का कोई भी समाज हो, उसमें केवल दो ही वर्ग है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो इसमें हम सहयोग की संभावना देखें तो वो लाखों लाखों किलोमीटर तक नज़र नहीं आती हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि भाई सहयोग की संभावनाएं तो वहाँ पर है ही नहीं, सहयोग, सद्भावना, साथ साथ दोनों का अस्तित्व हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इसमें तो हिंसा को बढ़ावा देना जैसा है। तीसरा, अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। साम्यवादी समाज की कल्पना चाहे कितने भी मधुर क्यों न हो, व्यवहार में वह सर्वहारा के अधिनायक तंत्र या निरे अधिनायक तंत्र की स्थापना करता है। सोवियत रूस और चीन में साम्यवादी क्रांतियों के फलस्वरूप जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई, उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैनिक प्रगति का चाहे कितना भी बड़ा प्रमाण क्यों न दिया हो, वहाँ के नागरिक चिरकाल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित रहे। सिद्धांततः है आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बढ़ते हुए केंद्रीयकरण ने राज्य विहीन समाज की कल्पना को पीछे धकेल दिया। तो ये इन्होंने अधिनायकवाद को प्रोत्साहन, मार्क्सवाद की जो थ्योरी है, दर्शन है, उसमें अधिनायक, डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद को प्रोत्साहन, वो चाहे अधिनायकवाद सर्वहारा का हो वो हो, तो इसमें ऐसा है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि सोवियत संघ और चीन में जैसे साम्यवादी क्रांति आई और वहाँ पर ऐसा कहा गया कि ट्रांजिशनल पीरियड में सर्वहारा जो वर्ग है उसका अधिनायक तंत्र स्थापित होगा। वो कुछ समय के लिए ही है, जब पूंजीपति के रूप में पूंजीवाद के अवशेषों को ख़त्म करने के लिए। पर देखने में यह आया कि वहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो अनेक प्रकार की सभ्यता, संस्कृति, जो विविधता में एकतावादी, वहाँ केवल एक ही रंग, लाल रंग, और आर्थिक शक्तियों का फिर एक जगह राज्य के पास सारा केंद्रीयकरण होना। तो इसमें क्या हुआ कि व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है, और वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सोवियत संघ और चाइना में स्वतंत्रता नहीं मिली कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र प्रकार से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ऐसा भी नहीं। एक प्रकार से देखा गया कि आयरन कर्टेन और इन पर भी सेंसरशिप रही। तो ये केवल एक कल्पना, एक शौकन जैसा ही रहा। और इस वजह से जो वो कहते थे कि राज्य विहीन समाज, वहाँ पर तो देखने में ये आता है कि राज्य और भी शक्तिशाली रूप में सामने है। तो ये थोड़ा सा इसको लेकर यह आलोचना की जाती है। भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध होना। मार्क्स के ग्रंथ दास कैपिटल को 100 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, किंतु पूंजीवाद के विध्वंस और राज्य के लोप होने की भविष्यवाणी सच नहीं निकली। धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन नहीं हुई। मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उसकी संख्या तथा प्रभाव में वृद्धि हुई है। वो केवल दो ही मानते हैं, तो एक बीच का भी तो है ना, मध्यम वर्ग, जो न ज़्यादा कमज़ोर हो, न ज़्यादा शक्तिशाली हो, पूंजी न ज़्यादा गरीब हो, न ज़्यादा अमीर हो। इस प्रकार का मिडिल क्लास को वो नहीं मानते, जबकि मिडिल क्लास खूब बड़ी संख्या में और उनके प्रभाव में वृद्धि हुई है। और कि पूंजीवाद है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं मिलेगा, ऐसा संभव नहीं। पूंजीवाद अब भी है, अब भी दिखाई दे रहा है। वो कहना चाहिए कि वो राज्य ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो ये जो उसकी भविष्यवाणियाँ थी वो सत्य सिद्ध नहीं हुई।
वो अधूरी रह गई। और इतिहास की मनमानी व्याख्या, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर मानव इतिहास को 6 कालों में बांटा। एक्टन ने कहा है कि पिछले 100 वर्ष पुराने इतिहास के अनुभव के आधार पर 1000 वर्ष के पुराने इतिहास की व्याख्या करना संतोषजनक नहीं है। मार्क्स की यह सबसे बड़ी भूल है कि पूंजीवाद के पिछले 100 वर्ष के ऐतिहासिक विकास के आधार पर उसने समूचे इतिहास का गलत और मनमाना युग विभाजन कर दिया। तो ये जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद की व्याख्या है, उसको इन्होंने गलत बताया कि पिछले 100 वर्षों का आधार बनाकर उसके पीछे वाले 1000 वर्षों की व्याख्या कर दी जाए, ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा। और पिछले 100 वर्षों का आधार बनाकर मार्क्स ने एक इतिहास का 6 कालों में विभाजन करना, ये भी कोई वैज्ञानिक तालिये नहीं है। ये उसने समूचे इतिहास को गलत प्रकार से विभाजित कर दिया और मनमाना ढंग से उसमें विभाजन कर दिया, जो किसी भी प्रकार से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इन विद्वानों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की है। धर्म की उपेक्षा, मार्क्स ने धर्म जैसे तत्व की उपेक्षा की है। उसने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा है। उसके विचारों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो धर्म, जो कुछ लोग हैं आज भी हैं, वो इसको अन्य प्रकार से लेते हैं कि भाई धर्म के बिना नैतिकता का विकास है, दया, दान आदि जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो उनको भी गौण कर दिया। जबकि मार्क्स ये मानता है कि धर्म ने सदैव ये पूंजीपति के हाथ को मजबूत करने का साधन है और जो शोषित वर्ग है उसको भाग्यवादी बना देता है। और वो अफीम का नशा, जैसे अफीम के नशे में आदमी पड़ा रहता है, ऊँघता रहता है, या कुछ नया करने की, क्रांति करने की उसमें जिज्ञासा या उत्कंठा नहीं होती है, तो ये धर्म है वो उसी प्रकार से लोगों को एक उसमें भाग्यवादी बनाकर उसको नियतिवाद पर छोड़ देता है। अगला, राज्य संबंधी भ्रांत धारणा। मार्क्स की ये कल्पना गलत है कि राज्य अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता तो यह है कि आजकल साम्यवादी देशों में राज्य के अधिकार और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मार्क्सवादी अगले दरवाजे से राज्य को बाहर निकालता है तो पिछले दरवाजे से उसे किसी अन्य रूप में वापस ले जाता है। तो कि राज्य धीरे धीरे उसका नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज हो जाएगा। तो ये इसकी वास्तविकता तो ये है कि जो सोवियत संघ, चाइना और भी जहाँ लाल क्रांति हुई, समाजवादी राज्य बने, वहाँ पर भी स्टेट कम नहीं हुआ है। वहाँ पर स्टेट और ज़्यादा ताकतवर होकर आगे आया है। तो ये कहना है कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहीं देखने को राज्य विहीन समाज की स्थिति आई नहीं है। ये केवल मार्क्स की एक कल्पना मात्र रह गई। और मार्क्सवाद या उन्होंने जैसे एक व्यंग्यात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि आगे के रास्ते से उन्होंने राज्य को बाहर कर दिया, पर पीछे के रास्ते से किसी न किसी प्रकार से उन्होंने उसको वापस धारण कर लिया है, वापस वो अंदर ले जाते हैं उसको। तो ये भी राज्य संबंधी उनकी भ्रांत धारणा साबित हुई है। और उपसंहार के रूप में मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो अर्थशास्त्री थे कीन्स, उनकी के कोटेशन को यहाँ रखना चाहूँगा कि मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की आलोचना करते हुए कीन्स ने लिखा है, मार्क्स का ग्रंथ कैपिटल रद्द की गई पाठ्य पुस्तक है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही असत्य नहीं
अपितु आधुनिक संसार में न इसकी कोई उपयोगिता है और न लोगों की इसमें रुचि है। तो इस प्रकार से आज हमने मार्क्स के दर्शन की कह दो, विचारों की कह दो, मार्क्सवाद की कह दो, आलोचना के बारे में मैंने आपको बताया है। और ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी दर्शन हो उसका पक्ष भी है विपक्ष भी है। तो यहाँ पर मैंने जो उसका क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, उसको आपके सम्मुख रखा है और आपने ध्यानपूर्वक सुना है, सहयोग किया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विश्राम देने की आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।